हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो मैं मार्च 2026 के पेपर 42 जो A2 लेवल का कॉस्टिंग का पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन टू टू अटेम्प्ट करूंगा। अब अपेरेंटली तो आप लोग को इसे बजट्स का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी साथ टेस्ट करी है। तो ये बजट प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंबाइंड क्वेश्चन है। तो अब जो गैस पेपर्स या गैसेस कर रहे होते तो आई थिंक सो ऐसे क्वेश्चन तो कोई गैस नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को और आप लोगों को व्यूवर्स को सब्सक्राइबर्स को भी यही रिकमेंड करूंगा कि पूरा सिलेबस पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको प्रॉपरली स्टडी करो, पूरा सिलेबस को से गो थ्रू करें। तो अगर सिलेबस पे जो टॉपिक्स हैं तो वो किसी रीज़न के लिए, बिला वजह सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए तो अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करें और पूरा सिलेबस प्रॉपरली स्टडी करें टीचर से, या सेल्फ स्टडी आप अगर कर रहे हैं तो। GL Limited manufactures product Y. A 3-month budget from January to March was prepared 2 months in advance. Relevant information for the budget was provided as follows. सेल्स यूनिट सोल्ड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो ये सेल्स बजट है आपका, सेल्स यूनिट्स दिए हुए। एट टाइम्स इसमें रेवेन्यू भी दे देता है। सेलिंग प्राइस इज 90 पर 190 पर यूनिट। तो ये सारा बजटेड डेटा है। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 4 किलोज एट 15 पर किलो, तो एक यूनिट पे 4 किलोज यूज होते हैं, पर किलो कॉस्ट 15 है। सेम कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर, एक यूनिट पे 3 आवर्स लगते हैं, 28 पर आवर कॉस्ट है। तो अगर इनको जैसे 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरह 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो बजटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि इसकी रीडनी अगर आगे होगी तो कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट ओवर हेड एब्जॉर्प्शन इट इज 10 पर लेबर आवर। और इस 10 को अगर आप 3 से करा दें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल फिनिश गुड्स, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों की इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है। तो पहले हम फोकस करेंगे फिनिश गुड्स में, 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स। और मटेरियल्स में बाद में डिस्कस करूंगा उसमें। तो पहली रिक्वायरमेंट है डिफाइन द टर्म मास्टर बजट। तो ये आपके बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके दूसरे बजट्स को कंबाइन करके या यूज करके बनाए जाते हैं। तो सिंपल, अब पहले इस पे प्रोडक्शन बजट रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मोर देन इनफ स्पेस है। अब देखिए, अगर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है ना तो फिर फॉर्मूला यूज होगा। और बजट्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कवर किया हुआ है, तो जैसे बजट्स के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देख सकता है। ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे रीसेंट पेपर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है। और वैसे इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन लेस सेल्स। तो ये आपका इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। तो उसमें हर महीने के आपको सेल्स यूनिट दिए हुए, जैसे जनवरी के 1200 है, पहले आप लोग यही मेंशन कर लें। फेबररी के 1400 है और मार्च के 1600 है। अब देखिए, जो कह रहा है कि इन्वेंट्री 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स, तो यहाँ फॉलोइंग का मतलब है नेक्स्ट। तो उसका ना जनवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फेबररी की सेल्स का 30% होगी। तो जैसे मैं इसकी वर्किंग भी लिख देता हूँ, तो जैसे 1400 का 30% आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी।
इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, आप लोग को बेहतर समझ आए। 1400 इंटू 30%, तो 1400 का 30% निकाल लें, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो प्रोडक्शन के यूनिट्स या डिफरेंस से निकलेंगे। अच्छा, अब हमें ये भी है कि जनवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। तो इजी रट्टा तरीका तो ये कि जैसे अगर जनवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स निकाल दें फेब्रवरी से, तो इजी हो जाएगा, जो जनवरी की क्लोजिंग है वो फेब्रवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। अब बाजू का दे भी देता है, अब यहाँ खुद निकालना पड़ेगा। तो रट्टा तरीका तो ये है कि जैसे जनवरी की सेल्स है उसी का 30% निकाल लें। और इसकी लॉजिक क्या है कि या तो आप इस तरह सोच लें कि जो दिसंबर की क्लोजिंग है वो जनवरी की ओपनिंग बनेगी, तो अब दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लें। अब दिसंबर में क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी की सेल्स का 30% रखा होगा, 360। और फिर ये दिसंबर का क्लोजिंग आपका जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा। इसके बाद 420 प्लस 1200। अब रिवर्स में चलेंगे तो देखें, सेल्स माइनस हो रही थी वो ऐड हो जाएगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाएगी। तो 1260 यूनिट्स। इसके लिए मैं कलर भी दूसरा यूज करूंगा। सही, बाकी मंथ्स का डायरेक्ट करूंगा मैं। अब यही 420 ओपनिंग हो जाएगा। इसी तरह फेब्रवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्च की सेल्स का 30% हो जाएगा, 1600 इंटू 30, तो ये हो गया 480। अब मैं वही करूंगा, 480 प्लस 1400 माइनस 420। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। 480 प्लस 1400, और रिवर्स में चलेंगे तो जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, 1460। इसी तरह अब देखिए मार्च की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उस समय अप्रैल की सेल्स दी हुई है, तो अप्रैल की सेल्स का 30% मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो 1500 का 30%, तो ये हो गया 450। अब इसमें मार्च में डायरेक्ट करूंगा, दो बार आपको इमीडिएटर में करके दिखा दिया। तो 450, और ये जो फेब्रवरी का क्लोजिंग है मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। तो 450 प्लस 1600 माइनस 480, तो ये 1570 आपकी प्रोडक्शन हो गई। तो इस तरह प्रोडक्शन बजट हो जाता है यूनिट्स में। और ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज होगा अगर इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहा है। सर्टेन क्वेश्चंस में इन्वेंट्रीज नहीं मेंटेन कर रहा होता तो वह डायरेक्ट भी हो जाता है। अब उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स इन किलोस एंड डॉलर्स। और अगर आप रॉ मटेरियल के देखें तो उसकी भी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है। 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये कि जैसे अब देखिए एक यूनिट में 4 किलो यूज होता है, तो हर महीने जैसे जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर महीने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कितना यूज होगा। जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही रॉ मटेरियल यूज होगा। तो उसे यूजेज भी कहते हैं, उसे इश्यूज भी कहते हैं रॉ मटेरियल का। तो जैसे अब जनवरी की जो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जितना फेब्रवरी में रॉ मटेरियल यूज होगा प्रोडक्शन के लिए या इशू किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन, उसका 10% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जनवरी की। और रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है, तो फिर रॉ मटेरियल के बजट के लिए भी परचेज बजट के लिए फॉर्मूला यूज होगा। और देखिए रॉ मटेरियल का इस पर यूनिट किलो है, तो ये किलोज में बनेगा पहले पूरा। और फिर जब किलोज में आ जाएगा हर महीने कितना किलो हम परचेज करेंगे, तो फिर हम उसकी परचेज को डॉलर वैल्यू मनी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये श्रिंक बहुत हो जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री, अब रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, परचेज किया जाएगा, लेस। अब इसे आप यूजेज लिख लें या कोई मसला नहीं है, इसे वैसे इश्यूज कहा जाता है फॉर्मली, कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है रॉ मटेरियल, और जितना प्रोडक्शन को चाहिए होता है वो उसे रॉ मटेरियल उतना ही प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इशू करता है।
इसकी एक वर्किंग लिखनी है तो इसलिए मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा, थोड़ी जगह छोड़ के मैं लिखूंगा फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उस पर जो सबसे इजी टास्क है ना, वो आप भी कर सकते हैं, हर महीने के आप यूजेज और इश्यूज निकाल लें। तो जैसे पर यूनिट 4 किलो यूज होता है, उसने पर यूनिट डेटा दिया हुआ है, एक यूनिट में 4 किलो लगता है, और जनवरी में कितने यूनिट्स हो रहे हैं, 1260। तो आप जैसे 4 को जनवरी की प्रोडक्शन से करा लें, तो जनवरी की रॉ मटेरियल आ जाएगी, यूजेज आ जाएगी कि कितना जनवरी में रॉ मटेरियल यूज होगा, हर मंथ की निकाल लें इसलिए। और इसी तरह फेबररी के लिए हो जाएगा 4 इंटू, फेबररी में यूज 1460 यूनिट्स बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से मटेरियल यूज होगा, तो 4 इंटू 1460, तो ये हो जाएगा 5840। और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को डिक्रीज करता है, इसलिए माइनस किया जाता है, जिस तरह सेल्स फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को डिक्रीज कर रही होती है। इसी तरह मार्च के लिए 4 इंटू 1570 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6280। इसको मैं थोड़ा बेहतर करके लिख दूँ, तो पहले तो इतना कर लें। अब जैसे ये है आपका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री इस तरह आ जाएगी कि जैसे फेब्रवरी में मैं 5840 किलोज यूज़ करूंगा, और ये पूरा किलोज में, सही है। तो 5840 किलोज में यूज़ होगा, उसका 10% मैं इस इन्वेंट्री रखूंगा जनवरी में। 5840 इंटू 0.1, तो ये हो गया 584। अच्छा, अब वही, अब देखिए फेब्रवरी के लिए तो ये जो जनवरी की क्लोजिंग है ये फेब्रवरी की ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन जनवरी की ओपनिंग सेपरेटली निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम दोबारा इस तरह सोच सकते हैं कि इसने दिसंबर में कितनी रखी होगी। तो दिसंबर में इसने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो जनवरी में मटेरियल यूज होगा प्रोडक्शन के लिए 5040 किलोस, उसका 10% रखा होगा इस इन्वेंट्री। 5040 इंटू 0.1, तो ये आ गया 504। और दिसंबर का क्लोजिंग आपका जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा। और इजी अपने लिए रखना है, तो जनवरी ही की जो यूजेज है उसी का 10% निकाल लें, वो उस मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। दैट्स इट। अब इस पे भी वही करेंगे 584। अब 5 जो माइनस हो रहा है वो रिवर्स में ऐड हो जाएगा, और जो प्लस हो रहा था वो रिवर्स में माइनस हो जाएगा। तो 5120 किलोज हम परचेज करेंगे जनवरी में। इसी तरह अभी 584 यहाँ ओपनिंग हो जाएगा। और अब फेब्रवरी की क्लोजिंग, मार्च में जो मटेरियल मैं यूज़ करूंगा 6280, उसका 10% मैं इस इन्वेंट्री रखूंगा। इसको थोड़ा और सही से करके लिख देता हूँ, फेब्रवरी के लिए जगह सबसे कम है। तो ये हो जाएगा 6280 मल्टीप्लाई बाय 10%, सब आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो 6280 का 10% ये हो गया 628। 4 इंटू 14, ये भी थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। अब इसके लिए भी यही होगा रिवर्स में, जो 628 है उस पे 5840 रिवर्स माइनस हो रहा था तब ऐड हो जाएगा रिवर्स में, और 584 प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 5884 किलोस। इसी तरफ 628 मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें मार्च के क्लोजिंग के लिए क्या करना होगा, जो अप्रैल में मटेरियल यूज होगा प्रोडक्शन के लिए, यानी जो उतना रॉ मटेरियल अप्रैल में यूज होगा उसका 10% हमें निकालना होगा। और अप्रैल की अगर हमें रॉ मटेरियल यूजेज निकालनी है या इश्यूज निकालने, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अप्रैल में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे।
अब आइडियली तो यहाँ ये अप्रैल का भी प्रोडक्शन बजट बनवा लेता तो यहाँ हेल्प हो जाती। तो एट टाइम्स एग्जामिनर वो खुद नहीं करवाता, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग अंडरस्टैंड करो उस चीज़ को। तो हमें अप्रैल कम या रफ प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। सही है, तो मैं एक रफ में अप्रैल का प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा। और ये इसी से हो जाएगा। अब ये 450 जो है अप्रैल की, मार्च की क्लोजिंग अप्रैल की ओपनिंग हो जाएगी। प्रोडक्शन मुझे नहीं पता। अब अप्रैल के जो सेल्स यूनिट्स हैं वो है 1500। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब फिनिश गुड्स का वही है कि जैसे मई की सेल्स का 30% अब इस इन्वेंट्री रखेंगे अप्रैल में। 1450 इंटू 30%, तो ये हो गया 435। अब वही रिवर्स में 435 प्लस 1500 माइनस 450, तो ये हो जाएगा 1485। अब अप्रैल की जो रॉ मटेरियल यूजेज है या इश्यूज है, 1485 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और एक यूनिट पे 4 किलो लगता है, तो 5940 किलोज यूज होगा। अब इसी तरह जो मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, ये 5940, इसका 10% हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 594। अब वही 594 प्लस 6280 माइनस 628, तो ये हो गया 6246 किलोस। और अब मैं काम करूंगा बिल्कुल आखिर में, इसमें आपको परचेज कॉस्ट भी निकाल के बतानी है। तो हर महीना आप जितना भी किलो परचेज करें, जैसे जनवरी में 5120 किलो परचेज करेंगे, और उसने आपको पर किलो कॉस्ट दी हुई 15, तो उससे मल्टीप्लाई करते जाए। तो 5120 इंटू 15, तो ये हो गया 76,800। इसी तरह फेब्रवरी का हो जाएगा 5884 इंटू 15, तो ये हो गया 88260। इसी तरह मार्च का 6246 इंटू 15, तो 6246 को 15 से करवा दें तो 93690। तो आई होप से आप लोग को ये क्लियर है। तो ये 10 मार्क्स आपने दो बजट्स पे गेन कर लिए, और 2 मार्क्स उस पर ऐड कर ले, 12 मार्क्स तो आपके यही हो गए। इजी मार्क्स है ये आपके, तो आप लोग प्रैक्टिस की भी तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब देखें, द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द 3 मंथ पीरियड वर एज फॉलोज। बजटने की क्वेश्चन में कभी एक्चुअल से कंपैरिजन नहीं करा होता। और एक और चीज आप याद देखें, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंसेस। तो वेरिएंस आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निकलते हैं। अब अगर आप ये बजटेड डेटा में देखें, तो जो रियल लाइफ में होता है इस पर वही है कि एक्चुअल बजटेड ये सेल्स में प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिफरेंस है। सही है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है उस पर प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट सेम है, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हार्डली रियरली ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा है। वो 2012 में आया था जिसमें प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट डिफरेंट थे, तो रेवेन्यूज आपको सेल्स यूनिट से निकालने थे, कॉस्ट प्रोडक्शन की यूनिट से निकालनी थी। वरना मेजोरिटी 95% क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, उस पर प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट सेम होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो उसका यहाँ जो हमने सेल्स और प्रोडक्शन में फ़र्क किया था, वो चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। और अच्छा, और एक और चीज़ देखिए, 3 मंथ का कंबाइंड है, तो 3 मंथ की कंबाइंड प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट 4000 है। इसको हम थोड़ा इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो तीनों महीनों के प्रोडक्शन यूनिट्स कंबाइन करें, 1260 प्लस 1460 प्लस 1570,
तो एक्चुअल में हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने का सोच रहे थे, और सेल्स भी देख लेते कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1200 प्लस 1400 प्लस 1600, 40। हम ज़्यादा यूनिट्स पे करे सेल होंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से कम यूनिट सेल हुए अप्रैल में। तो आप देखिए जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपका बजटेड आउटपुट से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी है कि स्पेशली टोटल वेरिएंसेस निकालते वक्त फ्लेक्सिंग की जाएगी। तो अब इसने देखिए फॉलो में टोटल लेबर, टोटल मटेरियल्स, टोटल लेबर, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब देखिए टोटल मटेरियल्स में ये तो नहीं हो सकता। अब बाय द वे मैंने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने चैनल में किया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने स्टडी किया ही होगा डेफिनेटली, तो उससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं। लेकिन इन दिनों में या आगे फ्यूचर में मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी प्रॉपर अपने चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ उसकी। तो अब देखिए 2 मार्क्स में ये तो नहीं होगा कि हम जैसे कर लेते हैं मटेरियल प्राइस निकाल लिया, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, मटेरियल यूजेज निकाल लिया और उन दोनों को आपस में नेट कर दिया, या तो उससे टोटल वेरिएंस आ जाता है। अब देखिए 2 मार्क्स पे तो ये डेफिनेटली रीड नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी होता है, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए जब भी टोटल वेरिएंसेस निकालने हो। तो एक्चुअली इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट यूज होगा, और क्योंकि एक्चुअल डेट यूनिट जो है वो डिफरेंट है बजट से, तो फ्लेक्सिंग होगी। इन फार्मूलाज में फ्लेक्सिंग होती है। तो मैं अब पर यूनिट कर देता हूँ, डेटा बना देता हूँ पर यूनिट बजट या स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल का देख देते कि 4 × 15 कर दें। तो अब यहाँ मुझे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काम आएगी, 4 × 15 ये हो गया आपका 60। और डायरेक्ट लेबर के लिए 3 × 28 कर दे, 84 हो जाएगा। और आप लोग फिक्स कॉस्ट भी चाहे तो पर यूनिट निकाल सकते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पर आवर 10 है, और 1 यूनिट पे 3 आवर्स लगते हैं बजट में, तो 30 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो अब इसमें होगा ये फ्लेक्सिंग में कि पर यूनिट कॉस्ट हम बजट या स्टैंडर्ड से लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल यूनिट से, और फिर एक्चुअल कॉस्ट है हमारी 252,720। तो 16 × 4,000 हो जाएगा 240,000। 240,000 माइनस 252,720। ऐसे नंबर्स पे बड़ा केयरफुल रहे आप लोग, मुझे भी बड़े अनोइंग लगते हैं। 240,000 माइनस 252,720, तो ये 12। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है। इवन एक्चुअल यूनिट्स पे भी कॉस्ट ये आनी चाहिए थी, हमें ज़्यादा आई है, तो ये एडवर्ड्स हो गया। और ये आपको ए एफ ही लिखना होता है कि एडवर्ड्स और फेवरेबल लिखने में इट टेक्स फॉर एवर। और मार्क्स स्कीम से अगर आप देखें तो आपको एग्जामिनर अलाउ करता है कि आप ए और एफ ही लिखें और अपना टाइम बचाएं। वैसे ही कॉस्टिंग के पेपर में टाइम बहुत लिमिटेड है, 1 आवर का। यही चीज़ टोटल लेबर में होगी। तो अगर मैं 84 को 4,000 से कर दूंगा और फिर इसका एक्चुअल स्कोर एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस लूंगा, एक्चुअल कॉस्ट का। तो 84 × 4,000 ये हो जाएगा 336,000, 353,400। तो ये हो गया 17,400। ये भी एडवर्स है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड से। और टोटल फिक्स कॉस्ट पे फ्लेक्सिंग होती है, जिसमें फ्लेक्सिंग नहीं होती वो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, तो वो इसका टोटल फिक्स कॉस्ट का ही सब वेरिएंस होता है। है ये विदाउट देख रहा आप लोग कंफ्यूज होंगे, स्पेशली जिनका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो इस पे भी यही होगा, मैंने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालने का फायदा यही है कि आपके लिए इजी हो जाएगा। 30 को कर दें 4,000 से, और उसका एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 131,000। तो 13 × 4,000 हो जाएगा 120। 120 माइनस 131,000, तो ये हो गया 11,000। ये भी एडवर्ड्स है क्योंकि एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है। और सर्टेन और क्वेश्चन जिसपे डेटा इतना लिमिटेड दिया है कि सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। या तो होता चले आप थोड़ा अगर टाइम वेस्ट करने को तैयार है तो बेशक अब
आप जो है वो मटेरियल प्राइस मटेरियल यूजेज के जरिए भी ये निकाल सकते हैं। लेबर का भी, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी अलग से निकाल के उसके जरिए भी कर सकते हैं। और फिक्स कॉस्ट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स वॉल्यूम निकाल के आप चले निकाल लें, लेकिन टाइम खा जाएगा वो चीज़ टाइम खा जाएगी आपका। तो ये पता होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, द सेल्स डायरेक्टर प्रपोज टू ऑप्शंस टू बूस्ट सेल्स टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 180। अच्छा, हमें ये नहीं पता हमारी करंट सेलिंग प्राइस क्या है। एस पी एक्चुअल सेलिंग प्राइस मीन्स, तो आप एक्चुअल रेवेन्यू को एक्चुअल यूनिट से कर दें, आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। तो यह है अभी फिलहाल 185, और 185 से 180 में जाएगा। तो $5 का डिक्रीज। उस पर कह रहे हैं कि बजट की 190 मेंटेन करे एंड incur 40,000 for an advertising campaign. Advise the directive option reduce justify and support with relevant calculations. अब यहाँ पे से कुछ लोग होगा इसमें वेरिएंसेस निकालने चाहिए, तो वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, ये आपका अभी एक्चुअल डेटा ही है। ये फ्यूचर में वो ऑप्शन है, ऑप्शन भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो भाई जब वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो उस वक्त फिर उसके रिएक्शन में जो भी आपके प्रोडक्शन सेल्स यूनिट्स होंगे और जो डेटा होगा, फिर वो एज एक्चुअल डेटा यूज होना चाहिए ना। चलो, ये तो मैं एज्यूम कर लूँ कि स्टैंडर्ड डेटा बजटेड डेटा सेम रहेगा, तो कोई एक्चुअल डेटा नहीं जिसके लिए मैं बेस पर वेरिएंसेस निकाल सकूं। और इसको एक्चुअल एज्यूम करना, जो कि अभी कब का करंट जो सिचुएशन है उसका डेटा है। तो जब ये कोई एक ऑप्शन इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेटा ये तो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। और फिर एक्चुअल कुछ होना चाहिए, फ्लेक्सिंग भी इवन करनी तो उसके लिए एक्चुअल ही रिक्वायर्ड है। तो इस पे कि आपको कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और ज़्यादातर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स रेस करने हैं। और सपोज करें आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही, तो आपसे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स ही लिखते हैं, तो 3 या 4 तो आपको स्टिल मिल जाएंगे आउट ऑफ 7। वो उतना भी आप ले लेते, दैट्स मोर देन इनफ। और ये सारा आपने सही पढ़ा हुआ, तो आप कैलकुलेशन में तो आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर सेलिंग प्राइस कम करेगा, स्पेशली अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, और अगर जो आप लोग इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेफर कर सकते हैं, डिमांड इलास्टिक है तो डेफिनेटली प्राइस कम करने से सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन अदर हैंड इट माइट बी सर्टेन कस्टमर्स इसको परसीव कर सकते हैं एज डिक्लाइन इन क्वालिटी, तो वो कस्टमर हो सकता है आपसे ना खरीदे, तो वो सेल्स डिक्रीज हो सकती है। अच्छा, और थ्योरेटिकल तो एटलीस्ट आप ये लिख सकते हैं कि अब देखिए, अभी हम 180 अपनी एक्चुअल प्राइस से 185 से 180 पे जाएंगे। और हम ये भी इसमें अच्छा ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, करंट हम निकाल लेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये काम हो सकता है। तो अभी हम करंटली चेक कर सकते हैं कि हमारा करंटली सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स है फेवरेबल है। तो अब सेल्स के वेरिएंस में एक्चुअल माइनस बजटेड होता है, तो 185, और हमारी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 190 है, और एक्चुअल यूनिट्स हमारे 4000 है। तो आप देखिए, बजट में प्राइस ज़्यादा है, एक्चुअल उससे कम आई, तो आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स होगा। तो करंटली ही देखिए आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स है, तो इजंट इट कि वो ये फर्दर एडवर्स हो सकता आपका हो जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। बट आप ये कहते हैं माइट लीड टू अ मोर फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस करने से प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा आपका। फिर ऑप्शन बी है कि सेलिंग प्राइस वही मेंटेन करेंगे। तो अब इस पे प्राइस इंक्रीज का सीन बनेगा। अभी आपकी करंटली एक्चुअल 185 है, तो उससे हम 190 में जाएंगे, तो इसमें आएगा 5 का इंक्रीज। ये 190 माइनस 85 का अगर कंपैरिजन करें, तो अब अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो ये अच्छा है, वरना इंक्रीज इन प्राइस से कस्टमर्स पीछे हट सकते हैं, वो बैक आउट कर जाएंगे, दे माइट प्रेफर कंपेटिटर विद अ लोअर प्राइस।
और ये देख लें कि अभी आपकी 185 है, उससे 190 पे चलेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगी। और एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट अवेयरनेस इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज भी हो सकती है। और एट टाइम्स एडवर्टाइजिंग हमेशा सेल्स जनरेट नहीं करती, ये भी आपको लिखना है। अच्छा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो आगे जो भी यूनिट्स या आउटपुट लेवल होगा, तो उस पर अगर आपका सेल्स का इंक्रीज जो है वो एडवर्टाइजिंग के इंक्रीज से कम है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कि आगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेल्स रेवेन्यू का सेल्स का इंक्रीज शुड एक्सीड द इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और अभी हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाला हुआ है एडवर्ड से। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मजीद एडवर्ड्स होगा। तो बस ये पॉइंट्स आप तो रेस कर सकते हैं इसमें। मैं आंसर भी लिख देता हूँ। तो मैंने पूरा आंसर लिख दिया है, तो पॉज करके इसे रीड भी कर सकते हैं। ऑप्शन भी प्रेफर किया, आप लोग ऑप्शन ए भी एडवाइस कर सकते हैं।